केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में स्टार्टिंग की 6 रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एनिलीन का एग्जांपल लेते हैं। एनिलीन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनती हैं, पहले हम ये बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो एनिलीन है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होता है। देखिए, ये एनिलीन है। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ रेजोनेंस होगा, और हम जानते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, और यहाँ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, और डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होते हैं, और इस तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती है, जिसमें नाइट्रोजन से लोन पेयर दूर चले गए हैं, इसीलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अगेन नेक्स्ट वाले जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में है, तो ये अगेन इस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं, और शिफ्ट होंगे तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। फर्दर कंडीशन वही बन रही है, नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा, शिफ्टिंग होगी, और इस तरह से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। फाइनली नेगेटिव सिंगल डबल ये भी कॉन्जुगेशन में है, तो फाइनली ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फाइनली लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। अब इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज की जो पोजीशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिन जिन पोजीशन पे इंक्रीज हुई है, उन पोजीशन को अगर मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से है। ये अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन के, उसको नंबर 1 को बोलते हैं, और इसके नेबरिंग कार्बन जो है उनको नंबर 2 बोलते हैं। तो 1-2 पोजीशन जो होती है उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ये ऑर्थो पोजीशन है। तो पहला तो NH2 के लोन पेयर की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे, और सेकेंडली पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन कौन सी होती है, ये 3 ये 4, यहाँ से भी इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ये 3 4, तो 1-4 पोजीशन जो होती है उसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इस NH2 ग्रुप के लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए मोर प्रोन है, मतलब फेवरेबल साइड्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मिलेंगे वहाँ ये आके अटैक करेगा। ओके, सेकेंड बात देखें कि NH2 ग्रुप की वजह से बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई है, इसीलिए NH2 को हम स्ट्रॉन्ग या पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। जिन ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और जनरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जबकि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती है। तो मैंने अगेन एक ये एनिलीन लिया है। एनिलीन के ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अटैक जैसे ही करेगा तो यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्योंकि ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो इस के साथ में क्या करेगा, और जो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो वाले कार्बन के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो न्यूट्रल स्पीसीज जो थी वो एक चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई है, इसीलिए अनस्टेबल हो गई। सेकंड बात क्या है, ध्यान देना यहाँ पे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और sp3 होगा तो इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट, यही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसका देखें तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे इस बॉन्ड एंगल में डिफरेंस, जिसको एंगल स्ट्रेन भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से ये स्पीसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है।
अब अनस्टेबल है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी की तरफ मूव होगा। तो पहली चीज जो है, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करने के लिए जो नेवर वाले कार्बन हैं उनके जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इजीली, है ना। तो क्या होंगे, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए शिफ्ट होंगे। जैसे ही इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो अगेन वो फर्दर प्रोसेस यही हुआ, डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, तो नेबर वाले कार्बन जो हैं वो फर्दर क्या होंगे, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, इधर शिफ्ट होंगे तो अगेन इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसकी तो फुलफिल हो गई, मतलब इसकी तो फुलफिल हो गई, इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो गई। अब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो नेबर वाले जो हैं उनसे आएगा। अब नेबर में कौन सा है, ये दो है, या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाए तो वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, लेकिन एक और है जो यहाँ पे ये कार्बन जो है, कार्बन से क्या हो, ये हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में चला जाए, H+ के फॉर्म में। H+ के फॉर्म में जाने का मतलब क्या है, जो इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन जो था उस इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ जाए, और यहीं छोड़ जाए तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की साइड में आके बॉन्ड फॉर्म कर दें, है ना। बॉन्ड फॉर्म कर देंगे तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो तो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन ये H+ जो है वो उसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये H+ जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब H+ बाहर निकल गया। ओवरऑल आप देखें पहले वाली सिचुएशन में और इसमें, स्टार्टिंग में इस इलेक्ट्रोफाइल की जगह H+ था, है ना। तो ओवरऑल हुआ क्या है, पूरी प्रोसेस को अगर आप देखें तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस H+ को क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद बॉन्ड बना दिया। यही होता है, यही पोजीशन, यही जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है और इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा। क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल की, है ना, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। जो अभी हमने सब बातें की हैं वही इस पैराग्राफ में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्हीं वही हमने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। एनिलीन की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, एक 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे आपने Br2+ वाटर लिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Br पॉजिटिव, और ये जो है वो ऑर्थो पोजिशन, ये ऑर्थो पोजिशन और इस पैरा पोजिशन पे अटैक कर सकता है। क्योंकि ये NH2 ग्रुप जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, तीनों ही पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खूब इंक्रीज कर देता है, जिससे तीनों ही पोजीशन पे इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने का में बहुत इजी रहता है, और तीनों ही पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके फाइनल जो प्रोडक्ट है वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म कर देता है। ठीक है, मतलब तीनों ही सब्सटीट्यूशन हो जाता है, तीनों ही पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो तीनों ही हाइड्रोजन इस Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल से सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मोनो सब्सटीट्यूटेड क्या बने, एनिलीन डेरिवेटिव बने, मतलब एक ही हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो ब्रोमीन से, मतलब इस तरह से, मतलब NH2 जो है उसके पैरा पोजीशन पे सपोज Br हम चाहते हैं सब्सटीट्यूट करना, और तो पोजीशन पे हम नहीं चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस NH2 ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, या हम बोलें कि इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा NH2 का। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एसिटाइलेशन कराना होगा। एसिटाइलेशन कराने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे। इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं एसिटाइलेशन वाले पार्ट में। इसमें होगा क्या, देखो इसमें एसाइल ग्रुप जो है CH3CO ग्रुप जो है वो इस एक हाइड्रोजन के साथ में, NH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन के से रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये बन गया। अब यहाँ पे समझना, इस को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, NHCOCH3 ग्रुप, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो इसको देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। N यहाँ पे एक H लगा हुआ है और दूसरी जो है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना मैं लिख देता हूँ, PH मतलब बेंजीन रिंग जो होती है, फिनाइल।
अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था वो बेंजीन रिंग में जाके उसको एक्टिवेट कर रहा था ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, लेकिन जैसे ही COCH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा तो इसका जो कॉन्जुगेशन है लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन बना और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस में बिजी हो गया, और बिजी जैसे ही हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग को देने के लिए कम अवेलेबल है, और कम अवेलेबल है तो ये जो NH2 का जो एक्टिवेशन था, NH2 जो थी है ना, NH2 का जो क्या था एक्टिवेशन जो था वो कम हो गया, मतलब NH2 का तो ज़्यादा है और इसका NHC डबल बॉन्ड OCH3 इसका एक्टिवेशन कम है। क्यों? क्योंकि इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम अवेलेबल हैं, किसके लिए देने के लिए, इस बेंजीन रिंग को देने के लिए। ठीक है, अब कम अवेलेबल हैं तो उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करेगा। अगेन इस पे आ जाओ कि उतना ज़्यादा इन तीनों ही पोजीशन पे वो नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएगा। कौन? ये वाला। ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है ये तीनों ही पोजीशन पे नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो करेगा लेकिन ये किसके साथ में बिजी हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ में बिजी हो गया, तो अवेलेबल इस ऑक्सीजन इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए अवेलेबल कम है। अब हम कराते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए Br2 यूज करते हैं इन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ब्रोमिनेशन जैसे ही कराया तो सिर्फ पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हुआ और उसकी जगह Br लग गया। लेकिन हमें तो ये वाला ओवरऑल ग्रुप तो नहीं चाहिए था, इसकी जगह तो हमें NH2 ही चाहिए था। अगेन इसको NH2 में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या होगा, ये यहाँ पे H और यहाँ पे OH आ जाएगा, एसिटिक एसिड के फॉर्म में ये रिलीज होगा और फाइनली हमें ये NH2 ग्रुप भी मिल जाएगा। और सिर्फ एक ही पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे ही सब्सटीट्यूशन हुआ है ब्रोमीन का, रिमेनिंग दोनों ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ, और फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो है वो 4 ब्रोमो एनिलीन हमारे पास मिल जाएगा। तो इस तरह से हम NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करके सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन की तरफ। नाइट्रेशन का भी जैसा अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस रिएक्शन को, तो थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ नाइट्रेशन के लिए। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कई बार रिपीट भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है वो HNO3 + H2SO4 जो होता है वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। लो टेम्परेचर 288 केल्विन पे ये नाइट्रेशन ईजिली हो जाता है। इनसे जो बनता है वो बनता है HNO3 + H2SO4, इनसे बनेगा HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बार रिएक्शन आप देखिए, इतनी बात मैंने बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोएनिलीन भी बन रही है, मेटा नाइट्रोएनिलीन बन रही है, और ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन भी बन रही है। और मज़ेदार चीज़ जो है अभी तक वाली जो हमने पढ़ी हैं वो हमने क्या पढ़ा है कि NH2 ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेटिंग और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हमें समझ में आता है कि ये पैरा नाइट्रोएनिलीन और ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन तो बनेगी। ठीक है, ये तो दोनों हमें समझ में आती हैं, लेकिन 47% ये मेटा नाइट्रोएनिलीन जो है, फिनोल नहीं सॉरी नाइट्रोएनिलीन है ना, जो मेटा नाइट्रोएनिलीन बन रही है 47%, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया। अभी तक हमने ऐसी चीज़ डिस्कस ही नहीं की, क्योंकि भाई मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहती है ना, इस NH2 ग्रुप की वजह से तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे ही होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना, इसको ध्यान देना। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे हमने जो रिएजेंट लिया है उसमें H2SO4 भी लिया है, और H2SO4 जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा H+ और HSO4-, और ये H+ जो है वो एनिलीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, एक एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान देना ये वाली चीज़, एनिलीनियम आयन जैसे ही फॉर्म हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया, अभी तक जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को दिए जा रहे थे, अब जैसे ही इस
NH2 ने अपने लोन पेयर H+ को दे दिए क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम में लिया है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे, वही नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये जो है अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। और डीएक्टिवेटिंग होने का मतलब क्या है, यहाँ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन से ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो मेटा पोजीशन पर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज रहेगी। और जब नाइट्रेशन हम कराएंगे तो जो मेटा प्रोडक्ट होगा वो 47% बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात। तो H2SO4 या एसिडिक मीडियम की वजह से क्या हो रहा है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसमें मेटा नाइट्रो एनिलीन जो होती है वो एक मेजर पोर्शन में बनता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पैरा नाइट्रो एनिलीन ही मेजर बने तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर जो अभी हमने डिस्कस किया था ब्रोमिनेशन में, वैसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन में। तो एक ये एसिटाइलेशन हो जाएगा, H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एसाइल ग्रुप से COCH3 ग्रुप से, और यहाँ एसिटेनालाइड फॉर्म हो जाएगा। अब हम नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे तो पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और फाइनली इस ग्रुप को CONH2 इस एमाइड ग्रुप को अगेन NH2 में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और फाइनली हमें प्रोडक्ट पैरा सब्सटीट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन फाइनल और मेजर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए तो हमें सेम ये ही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन की अगर हम बात करें तो एनिलीन की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है। अगर उसको फर्दर हीट करें तो फर्दर हीट करने से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फर्दर हीट करेंगे तो, और टेम्परेचर कितना रखना है, 453 केल्विन से 473 केल्विन के बीच में। ठीक है, तो हमें पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कॉमन नेम होता है सल्फेनिलिक एसिड। कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखें, सल्फेनिलिक एसिड। तो इसका IUPAC नेम पैरा अमीनो, पैरा मतलब इस सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनिक एसिड जो है वो आपने नोमेनक्लेचर में पता ही है कि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहता है, तो ये इसको इधर मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है और ये सल्फोनिक एसिड है, तो यहाँ पे पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नेम हो जाएगा IUPAC, लेकिन इसका कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है सल्फेनिलिक एसिड। अब यहाँ पे आप देखें कि ये अमीन के पास में NH ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये एसिड है तो ये H+ दे सकता है, तो ये H+ जो है वो इधर जाएगा तो यहाँ पे इस तरह का NH3+ और SO4-। अब ये एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे आयंस को हम बोलते हैं ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन आप जानते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है उसमें एक एंड पे पॉजिटिव और एक एंड पे नेगेटिव हों, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग चार्जेस एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हों, तो ऐसे आयंस को बोलते हैं ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन के फॉर्म में ये सल्फेनिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रिएक्शन आपको समझ में आ गया, सिंपल सा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब हम हीट करते हैं किसको, एनिलीन को, तो हमें फाइनली एक ज्वेटर आयन या इसको सल्फेनिलिक एसिड बोल सकते हैं मिलता है। इस रिएक्शन को सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हमाइन का लास्ट पॉइंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। होता क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, एल्काइलेशन और एसाइलेशन? जैसे कोई बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव है, उसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करवाते हैं, तो यहाँ पे एल्काइलेशन होता है और एल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी तरह से अगर एल्काइल हैलाइड की जगह एसिड हैलाइड ले लिया जाए, है ना, एसिड हैलाइड ले लिया जाए, तो जब ये जो है CO
H या फिर ये एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। लेकिन इस एनिलीन के केस में ये दोनों ही रिएक्शन नहीं होती हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन जैसे ही एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, AlCl3 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड, तो ये लुईस एसिड मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो वेकेंट ऑर्बिटल जो है उसके पास में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और एक सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। और सॉल्ट जो होता है वो ये जैसे ही नाइट्रोजन के पास से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो ये NH2 पॉजिटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखें अच्छे से कि एनिलीन जो होती है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करती है। रीजन हमने अभी डिस्कस किया। तो ये हुई एमीन की केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट डाइजेनियम सॉल्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।